देखिए, शहर की सरकार में धनबाद की भी बात कर लेते हैं कि धनबाद में भी लगातार सुबह से निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो जारी है। अगर वार्ड संख्या 21 की बात करें तो यहाँ से उर्मिला मंडल ने चुनाव जीत लिया है, जिससे उर्मिला मंडल के समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। उर्मिला मंडल ने अपने प्रतिद्वंदी अनिला सिंह को हराया है। इस दौरान उर्मिला मंडल ने कहा कि वार्ड 21 की जनता ने जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का प्रयास रहेगा। विकास, सबसे पहले मैं अपने वार्ड के जनता को धन्यवाद देता हूं और हमारे साथ जो भी कार्यकर्ता भाई बंधु लगे होते, पूरा दिन से लगे होते, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही विकास की बात, तो विकास की बात जो वार्ड नंबर 21 के जो भी समस्या हो, हम लोग पार्षद जीते हैं। अब वार्ड नंबर 21 में जब बोर्ड मीटिंग होगा, पहले दिन ही हम लोग का धमाका रहेगा कि वार्ड नंबर 21 में कैसे क्या है। जो भी मेरे वार्ड के जितने भी जनता है, कार्यकर्ता है, मैं उनको अहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। क्या काम लेंगे पहले, किन कामों को पहले देखेंगे, क्या कुछ दिख रहा है? मैं वार्ड में जितने भी काम समस्या है मैं उनको देखूंगी पहले। चलिए, हमारे साथ नीतीश रंजन जी पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं स्टूडियो में और इनसे समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नज़रें टिकी हुई है वो रांची मेयर पद को लेकर और दूसरा धनबाद को लेकर। रांची में तो तमाम तस्वीरें धीरे धीरे साफ होते जा रही, क्योंकि अब लगभग 1 घंटे का वक्त बचा है जब अब काउंटिंग की प्रक्रिया होगी। अगर आज नहीं हुआ तो फिर बाकी के कल प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो धनबाद को लेकर है, क्योंकि धनबाद में काफ़ी कड़ी मशक्क़त और तमाम समर्थन इंटरनली भी और बाहरी रूप से, प्रत्यक्ष रूप से भी देखने को मिला। नीतीश जी, क्या कुछ कहा जाए रांची को लेकर, और ख़ासतौर से धनबाद में तो ज़्यादा उठापटक है इस बार? नहीं, देखिए, अगर हम धनबाद की बात करें तो आपको बताएं दीपक कि धनबाद का सिनेरियो जो लग रहा था शुरू से, कमोबेश उसी सिनेरियो पे चीज़ें चल रही हैं अभी वर्तमान में। अगर आप देखें तो वहाँ पर चंद्रशेखर अग्रवाल जी को लग रहा था कि चूंकि वो जेएमएम में अचानक चले जाते हैं, बीजेपी के कैडर रहे पिछली बार। इंडिपेंडेंट जो अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंट उन्होंने बीजेपी ने जिसको समर्थन दिया था उसके बियॉन्ड वो जाके मेयर बनते हैं। मेयर बनने के बाद चूंकि रघुवर दास जी तभी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनका बैक तो इंटरनल उनको था ही। इस बार उन्होंने जो है, उनको उम्मीद थी कि बीजेपी समर्थन देगी जरूर उनको, लेकिन वो उनको मिला नहीं। तो एन वक्त पे आपने देखा कि किस तरीके से वो दुमका जाते हैं, 2 फरवरी को वो ज्वाइन कर लेते हैं। वहां पर जब कार्यक्रम होता है स्थापना दिवस का जेएमएम का, उससे पहले वो ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के पीछे उनकी वजह साफ थी कि अगर हम वहां ज्वाइन करते हैं तो एक महत्वपूर्ण जो तबका है वो उनके साथ अटैच होगा। बिल्कुल। अब आप दूसरी तरफ आए, अब जो संजीव सिंह, जैसे ही ये हुआ कि अब संजीव सिंह को ने भी अपना आवेदन दिया कि नहीं मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, संजीव सिंह को पार्टी ने अपना समर्थन नहीं दिया, समर्थित उम्मीदवार घोषित नहीं किया। किसको घोषित किया? तो संजीव कुमार को। क्यों घोषित किया? घोषित करने के पीछे वजह यह थी कि ढुल्लू महतो जैसे जो सांसद हैं, चूंकि उस इलाके में अगर कुछ होगा तो बीजेपी का एक रहेगा कि भाई मैं उनसे एक बार जरूर जानकारी लूं, और ये अमूमन होता भी है। तो उनका जो है पूरी तरह से बैक संजीव कुमार को लेकर था, तो संजीव कुमार को उन्होंने बैक किया। फिर राज सिन्हा ने भी बैक किया, वहां के जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने बैक किया। तमाम लोगों ने जब उनको बैक किया तो अब संजीव जी जो है, संजीव सिंह, उन्होंने भी आपाधापी में आके उन्होंने कहा कि नहीं मैं भी चुनाव लड़ूंगा। जबकि उनकी पत्नी रागिनी सिंह आप देखें तो वहां से झरिया से जो है वो विधायक है वर्तमान में। अब झरिया से वो विधायक हैं तो वहां की स्थिति थी कि भाई संजीव, आप देखें तो यहां से अनुशासनहीनता का जो है एक पत्र भी निकला कि भाई अगर आप इस तरीके से वापस नहीं लेते, तमाम चीजें हुई। लेकिन उसके बियॉन्ड आप अगर कहेंगे, अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर संजीव सिंह की ओर वोट क्यों शिफ्ट हो रहा है। तो वहां उस इलाके में, जैसा मैं गया भी था वहां, आपको बताऊं कि 3-4 दिन मैं जब घूमा वहां पर, तो मुझे जो समझ में आया उसमें साफ तौर से था कि लोगों को यह पता था कि अगर शेखर अग्रवाल चुनाव जीत जाते हैं, अभी देखिए अभी उलटफेर हो सकता है, ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यदि शेखर अग्रवाल चुनाव जीत जाते हैं तो क्या वो ढुल्लू महतो के सामने खड़े हो पाएंगे? क्या ढुल्लू महतो से, चूंकि वहां तो वर्चस्व की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई में कौन जीतेगा? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं संजीव सिंह को जो है इसका जबरदस्त माइलेज। मैं दिलीप की बात सुन रहा था, आपको बताएं कि वो 2-3 बजे के करीब जब लाइव में थे तो उन्होंने कहा इन क्षेत्र से जो है उनको वोट ज्यादा मिला। वो बाघमारा क्षेत्र की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह था कि मेरे कौन ऐसा व्यक्ति है जो हम लोगों के लिए जो है ढुल्लू महतो के अगेंस्ट में कम से कम खड़ा हो सकता। तो वो ताकत संजीव सिंह के अंदर में है। तो ऐसे में वो एक बड़ा वोट मुझे लगता है कि संजीव सिंह की तरफ शिफ्ट हुआ। अब आते हैं हम कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जिन्होंने पिछली दफा अगर आप देखेंगे कि 52,000 वोट लाया था शमशेर आलम ने, इस बार वो चौथे स्थान पर जा रहे हैं।
बिल्कुल। ये उम्मीद, मैं वासेपुर गया था, आपको बताऊं वासेपुर की कहानी, जब मैं वहां गया तो वहां मैंने लगभग 30-35 लोगों से बातचीत की। तमाम लोगों के जहन में जो था वो चंद्रशेखर अग्रवाल को लेकर उन्होंने कहा, 90% लोगों ने चंद्रशेखर अग्रवाल को लेकर कहा कि नहीं उन्होंने अच्छा काम किया है, हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे, ये तमाम चीजें वहां पर थी। लेकिन वहां पर भी मुझे लगता है कि सेंधमारी करने में जो है संजीव सिंह कामयाब रहे। तो संजीव सिंह का किसी का समर्थन नहीं मिलना, ये मुझे लगता है संजीव सिंह के लिए एक प्लस पॉइंट रहा, और उसके चलते अभी वोट का मार्जिन जो है, वैसे देखें जब तक परिणाम घोषित नहीं होते हैं तब तक कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी जिस तरीके से संजीव सिंह ट्रेंड में आगे चल रहे हैं तो मुझे लगता है ये पूरा सिनेरियो जो यही हुआ है, ढुल्लू के महतो के अगेंस्ट में ये वोट जो है कहीं ना कहीं उनको पड़ा है। तो मतलब माना जाए कि जो सांसद 2-3 साल पहले बनकर आया, 2 साल पहले, उनके प्रति इतनी नाराजगी होगी कि वोट कहीं और चला जाएगा। देखिए स्वाभाविक है, मैं बार बार कहता हूं कि जब वर्चस्व की लड़ाई होती है, ढुल्लू महतो उस इलाके के दबंग सांसद के रूप में है भाई, उस इलाके में जाने माने संजीव सिंह भी कम नहीं है। तो ऐसे में वोट शिफ्ट तो इसी तरीके से होता है कि भाई मेरे साथ कौन खड़ा रहेगा, मेरे साथ कौन खड़ा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ढुल्लू महतो वहां से सांसद बनते हैं तो वोटर तो उनके साथ खड़े हैं, अगर वो अपने भाई को बागमारा से शत्रुघ्न महतो को जिताकर लेकर आते हैं तो वोट तो उनके साथ खड़े हैं। यहाँ पर देखिए ढुल्लू महतो ने पहला प्रयास, प्रतिद्वंदी वाली लड़ाई की वजह से जी हाँ, इधर उधर ये ढुल्लू महतो वहां से प्रयास कर रहे थे पहले अपनी पत्नी को, उनकी पत्नी को समर्थन मिल जाए, वो नहीं मिला, तो अब विकल्प कुछ था नहीं, आपने एक ऐसे प्रत्याशी को दिया जो ऐसा नहीं है, वो ग्राउंड के थे। ये भी मैंने कहूंगा क्योंकि मैं जब वहां घूम रहा था तो संजीव कुमार के विषय में लोगों ने कहा कि नहीं ये बीजेपी के कैडर हैं और काफी लंबे समय से जो है बीजेपी का लगातार जो है कार्यकर्ता के तौर पे ये काम करते रहे हैं। आपने कैंडिडेट ठीक दिया, लेकिन यहां मैंने कहा ना कि बार बार एक ही चीज कि वहां पर जो भी चीजें होंगी वो दबंगता के दृष्टिकोण से होती है कि किसे जिताएं जो उसके सामने खड़ा होने की क्षमता रखता हो। तो मुझे लगता है संजीव कुमार को जो वोट मिला उस वोट का, और संजीव कुमार ये बात लोगों को कन्विंस करने में भी कामयाब रहे, और शायद यही वजह है कि मुझे लगता है चंद्रशेखर अग्रवाल और उनमें जो फाइट हो रही है अभी उसका मूल वजह यही है। वैसे अभी चंद्रशेखर अग्रवाल को भी देखिए कम वोट नहीं मिल रहे हैं, लगातार वो भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि दोनों में से कंपटीशन में मुझे लगता है कि अब कौन आगे आता है ये तो समय बताएगा। अच्छा, रांची को लेकर क्या कहा जाए, क्योंकि रांची में भी जो है कांटे की टक्कर तो थी ही, अभी भी वैसा दिख रहा है, लेकिन मार्जिन है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और रांची तो राजधानी है जहाँ पे सरकार की पूरी नज़र होती है, अपोजिशन की पूरी नज़र होती है। देखिए निश्चित रूप से अगर आप देखें तो मैं आपको बताऊं कि अभी जो है रोशनी खलको की अगर हम बात करें और रमा खलको की, दोनों की अगर आप बात करें तो रमा खलको भी एक कद्दावर नेता है, इसको आप मानना होगा आपको कि वो भी क्षेत्र में लगातार बनी रही, उनको भी पता था कि मुझे चुनाव लड़ना है, जीतना है, लेकिन यहाँ भी जो है जेएमएम समर्थित एक उम्मीदवार आ जाते हैं, वो भी चाहे चुनावी मैदान में होती है। रोशनी खलको के पीछे जो है बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, शायद वो ताकत जेएमएम ने अपने प्रत्याशी के पीछे, कांग्रेस ने अपने माने समर्थित प्रत्याशी की, बार बार समर्थित प्रत्याशी की बात कर रहा हूं, उनके पीछे वो ताकत नहीं लगाया। आप अगर अभी मैं सुन रहा था बीजेपी से जो प्रवक्ता अभी आए हुए थे, वो आप समझिए कि रोशनी खलको के कंपटीशन में थे, इन्हीं दोनों का नाम चल रहा था कि इन दोनों में से कोई एक जो है उनको बीजेपी समर्थन देगी, आप समझिएगा। लेकिन उन्होंने आज दिन भर, अगर मैं उनके पूरे कंटेंट को सुन रहा था तो उन्होंने लगातार कहा कि रोशनी खलको जो है जीती इसलिए क्योंकि उन्होंने जीत रही है, इसलिए क्योंकि उन्होंने कोर्ट की शरण ली, और कोर्ट में जाकर जो है उन्होंने जिस तरह लड़ाई लड़ी, आज जो चुनाव हुआ वो रोशनी खलको की देन है। आप समझिए जो एक प्रतिद्वंदी है जिनको दोनों में से किसी एक को समर्थन मिलना है, लेकिन उनका जो बयान है इस तरीके का कि वो इतना सकारात्मक तरीके से बयान इसको ले रहे हैं, जब रोशनी खलको को समर्थन दिया गया तो उसके तुरंत बाद जो है वो उनका जो है एक मुझे फेसबुक पर भी एक सुनने को आया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि पार्टी ने जिसको समर्थन दिया मैं उसके साथ खड़ा हूं, और आज भी वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि रोशनी खलको एक अच्छी उम्मीदवार है। ये चीजें अन्य पार्टियों में थोड़ा देखने को कम मिलता है। शायद रोशनी खलको यदि आगे जा रही हैं तो उसके पीछे का वजह जो है वो ये है कि संजय सेठ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, सीपी सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, नवीन जायसवाल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, महानगर अध्यक्ष वरुण ने अपनी पूरी ताकत लगा दी,
दी। ये तमाम लोग जो है ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये हमेशा सोचा कि नहीं मुझे किसी तरीके से इनको जिताना है, क्योंकि इनके लिए भी देखिए आप अगर देखें तो खासकर मेयर के चुनाव में या अध्यक्ष के चुनाव में वोटर कौन होते हैं, वैसे वोटर ही होते हैं जो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, शहरी वोट बैंक माना जाता है। तो ऐसे में यदि यहां से रोशनी हारती है तो ठीकरा किस पर जाएगा? भाई आपको रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है सेंट्रल में, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज ऊपर तक जाएगा कि अपना आप तो मेयर तक जिता के नहीं आ पाते हैं, तो कल को उनकी कुर्सी भी खतरे में पड़ेगी, सीपी सिंह की कुर्सी खतरे में पड़ेगी, नवीन जायसवाल की पड़ेगी। तो ऐसे में सभी ने एकजुट होकर जो है रोशनी खलको को प्रत्याशी बनवाने में भी, कि समर्थित उम्मीदवार बनवाने में भी अपनी भूमिका निभाई और सड़क पर उतरकर उनको मेयर की कुर्सी तक ले जाने के लिए भी अपनी कड़ी मशक्कत उन्होंने की, जिसका परिणाम आपको अभी दिख रहा है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं फाइट है, फाइट में अभी उन इलाकों के भी वोट बैलेट पेपर खुलेंगे, उनको भी जो है आपको देखना होगा जिन इलाकों में रमा खलको का जो है दबदबा है। तो हो सकता है कि थोड़ा मार्जिन घटे, हो सकता है, तो इसलिए अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि चीजें अभी है, लेकिन रोशनी खलको भी फाइट में बहुत आगे जा चुकी हैं। चलिए ठीक है, और भी इस पर चर्चा कर, शहर की सरकार को लेकर चर्चा कर रहे थे और अब बात करेंगे गढ़वा को लेकर। दरअसल गढ़वा में भी सुबह से ही मतगणना की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है इस बार। और अगर गढ़वा नगर पंचायत की बात करें तो श्री बंशीधर नगर की अध्यक्ष साधना प्रकाश चुनी गई हैं, वहीं मझियाव नगर पंचायत से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार सुमित्रा देवी ने जीत दर्ज की है। गढ़वा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आशीष सोनी उर्फ दौलत ने कुल 7,201 वोटों से जीत दर्ज की है। तो ये गढ़वा की तस्वीरें, हम गढ़वा में भी लगातार सुबह से गिनती हो रही है और अब तमाम तस्वीरें भी साफ हो गई है। देखिए दुमका से भी तस्वीरें सामने आई। दुमका में भी लगातार जो है सुबह से ही वार्ड पार्षदों के जीतने का सिलसिला है शुरू है। 18 नंबर अगर वार्ड की बात करें तो यहाँ से नरेंद्र प्रसाद साहू ने जीत दर्ज की है, हैट्रिक लगाया है उन्होंने और सबको चौंकाया। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 209 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। ये तस्वीर उनकी है। नरेंद्र प्रसाद साहू ने तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई है। ये बेहद महत्वपूर्ण बात वार्ड नंबर 18 से, और अब वो वार्ड पार्षद हैं, वर्तमान वार्ड पार्षद हैं, उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया है। अब वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, अपनी योजनाओं को धरातल पर लागू कर सकते हैं। देखिए धनबाद के तमाम वार्ड संख्या से भी लगातार हम परिणाम बता रहे हैं। वार्ड संख्या 52 की बात करें तो यहाँ लक्ष्मी देवी ने प्रियंका कुमारी को हरा दिया है। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं। जीतने के बाद लक्ष्मी देवी ने कहा कि ये जीत जनता की जीत है। ये वार्ड संख्या 52 के वार्ड सदस्य बनी है, इस बार चुनाव में जीत हासिल की। आप सभी का आभार। और मैं नहीं, यह जनता जीती है, सिर्फ लक्ष्मी कुमारी नहीं, जनता और सबका आशीर्वाद और प्यार देने के लिए धन्यवाद। और सबका आशीर्वाद को मैं मान रखूंगी, सम्मान रखूंगी और उनके लिए सब कुछ जितना भी वार्ड पार्षद में आता है, पार्षद काम में सब कुछ करूंगी। पहले तो मैं अपना जगह जगह में ऑफिस खोलूंगी ताकि जनता को मेरे घर तक ना आने हो, मैं उनके द्वार तक जाऊंगी और जितना भी हो नली सड़क सबकी सुविधा दूंगी। पानी, सबसे ज्यादा पानी बहुत कमी है इधर, अच्छे से पानी दूंगी। चलिए हमारे साथ नितेश रंजन जी जुड़े हैं, पॉलिटिकल एडिटर। और नितेश जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए हम तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पार्टियां इस बार गौण इसलिए हो गई क्योंकि दलीय आधार पर चुनाव नहीं हुआ, लेकिन जब ये चुनाव का परिणाम कल शाम तक तस्वीरें साफ हो जाएगी तमाम ज़िलों की, तो तमाम पार्टियों को मंथन की भी ज़रूरत पड़ेगी कि भाई कहाँ हम पीछे रह गए। अब रांची में अगर मान लीजिए रोशनी खलको ऊपर चली जाती तो जेएमएम कांग्रेस के लिए तो एक बड़ा झटका हो जाएगा कि भाई हम तो राजधानी गढ़ में भी स्थिति में गड़बड़ा गए और एक साल पहले ही विधानसभा चुनाव हुआ। उसी तरीके से धनबाद हो, गिरिडीह हो या और भी बाकी जगह जो हैं। नहीं देखिए, जेएमएम के लिए झटका नहीं होगा क्योंकि जेएमएम ये मान के चलती है कि ये वोट बैंक हमारा नहीं है। यदि आप इसको प्लस करते तो ये माना जाता कि हाँ आप एक मजबूत आप शहरी वोटरों के बीच भी जो अपनी पकड़ बना रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जेएमएम के लिए कोई झटका नहीं है यहाँ पर। आप अगर वहां धनबाद की भी बात करें, धनबाद में यदि चंद्रशेखर अग्रवाल जीत जाते हैं तो ये माना जाएगा कि नहीं वहां पर जो है एक मजबूत पकड़ जो है वहां पर अब जेएमएम की बनने जा रही है। तो ये एक जेएमएम को पाने के लिए बहुत कुछ है, जेएमएम को पाने के लिए बहुत कुछ है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं साहिबगंज से, अगर साहिबगंज की आप बात करें तो साहिबगंज में जो है रामनाथ पासवान जीतते हैं।
साहिबगंज समर्थित उम्मीदवार थे, सॉरी जेएमएम समर्थित उम्मीदवार थे, तो वो वहां से जीतते हैं। तो वो अगर वहां से जीत रहे हैं तो ये माना जाएगा कि पहली बार जो है शहर में जेएमएम का अध्यक्ष होगा, माने जेएमएम समर्थित उम्मीदवार जो है अध्यक्ष के तौर पे होगा। वहां पंकज मिश्रा ने लगातार उनके पीछे मेहनत की, लगातार आप समझे कि एक सप्ताह जो है उन्होंने यात्रा की। राजमहल जो है, आप अगर साहिबगंज जिले के राजमहल चले जाएं तो वहां से भी जो है किताबुद्दीन शेख जीत जाते हैं। तो वो आप समझे कि वो जेएमएम का माना जाएगा कि नहीं, वहां पर उन्होंने जो है अपना गढ़ कम से कम और मजबूत किया। वहीं बरहड़वा की बात करें, वहां जो 3 क्षेत्र आते हैं, अगर आप देखेंगे नगर पंचायत और परिषद की, तो यहां से बरहड़वा से जो है वहां से अगर जीत हुई है तो जीत हुई है बीजेपी के जो समर्थित उम्मीदवार थे उनकी जीत हुई है, क्योंकि पूर्व में भी जो है उनके पति जो है वही वहां पर जो है जीते हुए थे, तो उन्होंने इस बार पत्नी को लड़ाया था। लेकिन ये दो जो माना जाएगा, ये माना जाएगा कहीं ना कहीं वहां पर पंकज मिश्रा और जेएमएम के जो समर्थित उम्मीदवार हैं उनकी जीत हुई है। वहीं अगर आप आगे आए कि और आगे क्या कुछ हुआ, तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा झटका कांग्रेस के लिए अगर यह है कि गोड्डा की अगर हम बात करें प्रॉपर, तो गोड्डा में महागामा से भी जो है बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव जीत जाते हैं। प्रदीप यादव और दीपिका सिंह के लिए मैं वही बात आपको बता रहा हूं कि महागामा किसका क्षेत्र है, तो दीपिका पांडे का क्षेत्र है। ग्रामीण विकास मंत्री एक मजबूत जो है वो मिनिस्ट्री जो है उनके पास है, वो जो है वहां से अपने प्रत्याशी को जो समर्थित उम्मीदवार को जो है जिताने में कामयाब नहीं होती है। अगर आप महागामा की बात करें तो वहां से कौन जीत जाते हैं, वहां से प्रमोद सोरेन जीत जाते हैं आप महागामा से। अब वहीं गोड्डा की अगर बात करें तो गोड्डा से सुनील रवानी चुनाव जीतते हैं। अब गोड्डा से सुनील रवानी जो चुनाव जीतते हैं, इनको किसी का समर्थन नहीं था, ये जो है ये अपनी ताकत पर जो है ये चुनाव जीत कर जाते हैं। तो ये समझना होगा कि गोड्डा में जो है एक बड़ा उलटफेर कह सकते हैं आपको, क्योंकि विधायक दल के नेता भी वहीं से हैं, मंत्री भी वहीं से हैं, जीतते कौन है, तो एक जगह जो है निशिकांत दुबे जी तुरंत ट्वीट करते हैं, जैसे ही महागामा से जीत होती है प्रमोद जी की, वैसे ही निशिकांत जी उन्हें बधाई देते हैं और साधुवाद देते हैं। तो ये समझना होगा कि वहां पर जो है एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं गोड्डा में आपको वहां पर देखने को मिला। वहीं अगर आप देखें तो देवघर की बात आप कर लें तो देवघर में रीता चौरसिया काफी मार्जिन से आगे चल रही हैं। वहां भी देखें, वहां भी बड़ा वोटरों का जो मिजाज है ना वो समझने की जरूरत है। वहां लग रहा था कि बाबा बलियासे जो हैं वो लगातार उनका कैंपेनिंग, वो जिस तरीके से 5 रुपये में जो है गरीबों को खाना खिलाते हैं, तमाम ऐसे काम करते हैं। कोविड के दौरान जो है लगातार उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बावजूद जो है बाबा बलियासे तीसरे चौथे नंबर पर अभी हैं। अब आगे क्या होता है ये कहना मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि ठीक है आगे कुछ उलटफेर हो सकता है, लेकिन बहुत उलटफेर नहीं होता है। ये अब यदि आप चौथे स्थान पे तो पहले स्थान पे जाने के लिए मुझे नहीं लगता है कि जा पाएंगे, लेकिन बाबा बलियासे का नाम सबसे ऊपर था। अब वहां देखिए अगर आप देवघर की बात कर लें तो देवघर में प्रॉपर जो है बबलू खवाड़े यानी राजनारायण खवाड़े एक दबदबा उनका था देवघर में लगातार बबलू खवाड़े मेयर रहे, उनकी धर्मपत्नी मेयर रही, लेकिन इस बार उन्होंने बाइज्जत जो है पूरे चुनाव से अपनी दूरी बना के रखा। उन्होंने कहा मैं अभी किसी के साथ नहीं हूं, जिसको चुनाव लड़ना है वो चुनावी मैदान में जाए और जिसको जीतना है वो जीत के आए। तो वहां पर भी एक जो है अभी रीता चौरसिया जीत रही है, लेकिन जीतने की स्थिति में बन रही है अभी। तो वहां निशिकांत दुबे का आपको दिखेगा कि निशिकांत दुबे जी ने जिस तरीके से मेहनत किया लगातार, वहां पर उनको सफलता मिलती दिख रही है। मधुपुर में जो है, मधुपुर में फैयाज कैसर थोड़ा बहुत जो है अभी आगे पीछे वाला सीन चल रहा है। तो फैयाज कैसर जो है अगर उनकी बहन जो है इस बार चुनावी मैदान में वहां पर थी मधुपुर में, तो वो जो है वो सीट जो है एक दिलचस्प सीट है कि वहां क्या कुछ होता है। तो ये तमाम चीजें जो है ये बताने के लिए काफी है। अब आप दूसरी तरफ चले आए, वित्त मंत्री जिस इलाके से आते हैं उस इलाके की क्या स्थिति है, तो उस इलाके में अगर देखेंगे आप तो नम्रता त्रिपाठी जो है वो आगे हैं। नम्रता त्रिपाठी केएन त्रिपाठी जी की बेटी हैं, लगातार जो है अभी वो आगे चल रही हैं, लेकिन वहां अरुणा शंकर पीछे हैं, मार्जिन कम है। ये अपनी बेटी के लिए जब जेएमएम से समर्थन नहीं मिला तो उन्होंने एक बयान भी दिया जो मीडिया में बहुत सुर्खियों में रहा कि भाई इस चुनाव के बाद पलट सकती है यहाँ पे स्थिति। वो बयान ही इसलिए था, वो राजनीतिक स्टैंड था। देखिए क्या होना है, आप चुनाव के वक्त ऐन वक्त पर आकर उस तरह का बयान देते हैं तो वो राजनीतिक रूप से उनको पता था कि मुझे क्या बोलना है, उसका फायदा क्या होगा। लेकिन वहां भी अरुणा शंकर जो है वो लगातार जो है वो फाइट में है। वहां की अगर बात कर ले छतरपुर से जो है आपको बताएं, एक सबसे इस बीच में बता रहे हैं पलामू का पूरा चर्चा करते हुए, एक छतरपुर में जीते कौन है, एक अरविंद है जो पत्रकार हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है वो प्रेस क्लब के हैं। वो पिछली बार भी वहां से चुनाव लड़ा था उन्होंने, और पिछली बार जो है बहुत कम मार्जिन से जो है अरविंद वहां से चुनाव हारे थे। लेकिन इस बार जो है जनता ने उनको ताज पहनाया है, अरविंद चुनाव जीते हैं। ये मीडिया के लिए, हम सभी के लिए भी एक अच्छी बात है कि कोई पत्रकार जो है चुनाव जीत रहा है। आपको बताएं दूसरी तरफ 2 पत्रकार इस बार जो है चुनाव जीते हैं। पहला मैंने आपको
ए स्क्वायर ही है, वहां से अरविंद है, और हजारीबाग से भी जो मेयर बने हैं वो जो है वो भी अरविंद हैं। तो ये समझना होगा। अब इस अरविंद की कहानी भी आपको बताते हैं कि जो हजारीबाग से जो मेयर बने हैं वो अरविंद बेसिकली संघ बैकग्राउंड के थे, लगातार संघ के की गतिविधियों में शामिल होते रहे, एक अच्छे जाने माने हजारीबाग के पत्रकार थे। लेकिन उनको बीजेपी ने समर्थन वहां पर नहीं दिया। ऐसी स्थिति में जो है आपको बताएं कि उनके पीछे पूरा संघ का जो है कुनबा वो कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट में था। अब वो क्या करते थे, तो वो गौ सेवा करते थे, कई गौशालाओं का जो है वो काम करते थे, वहां पर वो छठ घाट तालाब जो होता है वो लगातार साफ सफाई का काम करते थे। यानी हिंदुत्व विचारधारा से रिलेटेड जितनी चीजें थी वो वहां पर करते थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि दो पत्रकार जो है इस बार एक मेयर बनते हैं, एक अध्यक्ष बनते हैं। चलिए ठीक है, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी और पत्रकार वर्ग के लिए भी और आम लोग भी जो देख रहे हैं उनके लिए भी। लेकिन